हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का सीटेट उर्दू पेडागोगी के तीसरे क्लास कौमी दरसियाती खाका 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के इम्पोर्टेंट सेशन में खैर मकदम करता हूँ। आज जो हम लोग डिटेल से जो बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है कौमी दरसियाती खाका। ये दिसंबर 2025 के सीटेट की उर्दू पेडागोगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और अहम साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों आज की वीडियो इस दृष्टि से भी क्या है इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आज की वीडियो में जो भी पॉइंट उठाया गया है वो उर्दू पेडागोगी जो सीटेट में पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखकर उठाया गया। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोगों का क्लास चालू है कि जो क्या है कि इसका टॉपिक का नाम है कौमी दरसियाती खाका। कौमी दरसियाती खाका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या NCF 2005। NCF 2005 ये कब लागू किया गया, किसकी ये क़यादत में लागू किया गया और इसके किस तस्वुरात पर मबनी है, इस पैराग्राफ से आज आप लोगों को क्या है कि पूरी जानकारी हो जाएगी। तो पहले पॉइंट में जो कहा जा रहा है कि कौमी दरसियाती खाका 2005, कौमी दरसियाती खाका 2005 हिंदुस्तान में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के ज़रिए प्रोफेसर यशपाल की क़यादत में तालीम बग़ैर बोझ के तस्वुर पर मबनी या मुनहसिर 2005 में शाया होने वाला चौथा कौमी दरसियाती खाका है, जिसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के मज़मून तहज़ीब और तरक्की, सभ्यता और प्रगति से होती है। अब देखिए इतने जो पैराग्राफ हैं इसमें बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट है। अब देखिए कौमी दरसियाती खाका कब शाया हुआ 2005 में, और ये चौथा कौमी दरसियाती खाका है। जब हिंदुस्तान में कौमी दरसियाती खाका की तामीर होनी शुरू हुई, जब खाका तैयार होना शुरू हुआ, तो ये जो 2005 वाला कौमी दरसियाती खाका है ये चौथा कौमी दरसियाती खाका है, जो कि क्या है कि NCERT ने इस खाके को तैयार किया। किसने तैयार किया? NCERT ने। और किसकी क़यादत में? प्रोफेसर यशपाल की क़यादत में। और इन्हीं का जो तस्वुर है तालीम बग़ैर बोझ के, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन के तस्वुर पर मुनहसिर 2005 में शाया होने वाला चौथा कौमी दरसियाती खाका है। चौथा कौमी दरसियाती खाका है जिसकी शुरुआत अब क्या है NCF 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के मज़मून तहज़ीब और तरक्की, जिसको हिंदी में बोला जाता है सभ्यता और प्रगति से होती है। ये वाला जो पोर्शन है कि तहज़ीब और क्या है जिसकी शुरुआत यानी NCF की शुरुआत 2005 की शुरुआत जो हुई है वो क्या है रविंद्रनाथ टैगोर के मज़मून तहज़ीब और तरक्की, जिसको हिंदी में बोला जाता है सभ्यता और प्रगति से हुई है। ये वाला क्वेश्चन क्या है आपके UGC नेट में भी पूछा जा चुका है, जो इस तरीके से पूछा गया था कि NCF 2005 की जो शुरुआत हुई है कि जेल में किस के मज़मून से हुई है, उसमें महात्मा गांधी जी थे, नेहरू जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है जिसकी शुरुआत क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर के मज़मून तहज़ीब और तरक्की से हुई है। और इससे पहले 3 कौमी दरसियाती खाका बितरतीब, ये क्या है NCF 2005 कौन सा है? ये चौथा है। कौन सा है? चौथा कौमी दरसियाती खाका है। अब क्या है इसके पहले 3 कौमी दरसियाती खाका बितरतीब, पहला क्या है 1975 में, दूसरा क्या 1988 में और तीसरा क्या है 2000 में शाया हुए थे। अब देखिए जो ये चौथा कौमी दरसियाती खाका 2005 में जो शाया हुआ था, इससे पहले 3 खाके, जो पहला क्या 1975, दूसरा 1988, तीसरा क्या 2000 में शाया हुए थे। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि क्या ये चौथा कौमी दरसियाती खाका है। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि NCF 2005 स्कूलों के निसाबी कुतुब और तदरीसी तरीक़ों के लिए एक रहनुमा के तौर पर काम करता है। अब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, यह हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल हैं
और उनके जो निसाब चलाए जाते हैं और उस निसाब के अकॉर्डिंग जो निसाबी कुतुब है और उस निसाबी कुतुब में जो असबाक हैं उसको पढ़ने पढ़ाने के जो तदरीसी तरीक़े हैं उनके लिए क्या है कि एक रहनुमाई का काम करता है। कौन? एनसीएफ। कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से निसाब की तदवीन की जाए, किस तरीके से निसाबी कुतुब की तामीर की जाए, इन सब को बातों पे का अहाता क्या है एनसीएफ 2005 में किया गया है। ये क्या है कि सीटेट की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी पॉलिसियों की बुनियाद तालीम से मुतालिक पिछली हुकूमतों की रिपोर्टों पर रखी थी। अब जो दो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो खाका जो तैयार हुआ है, इससे पहले जो कमेटी थी, चाहे वह यशपाल कमेटी हो, चाहे वह कौमी तालीमी पॉलिसी हो, चाहे वह प्रोग्राम ऑफ एक्शन हो, चाहे वह सर्व शिक्षा अभियान हो, तो इस तरीके से जितनी भी पॉलिसियाँ थीं उन सब की जो रिपोर्ट थी उन्हीं के आधार पर इसको तैयार किया गया था। जैसे कि कौमी तालीमी पॉलिसी बगैर बोझ के आमोजिश, जिसको इंग्लिश में क्या है एजुकेशन विदाउट बर्डन, और कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 और क्या है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इन सब पॉलिसीज़ में जो भी डिस्कशन किए गए थे उन्हीं सबको आधार बनाया गया है ये नेशनल करिकुलम के खाके को तैयार करने में के लिए। तो वही बात इस पॉइंट में कही जा रही है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 22 ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में है सब में इसका तर्जुमा किया जा चुका है। आपको उर्दू में भी क्या है गूगल पे मिल जाएंगे। और फिर उसने 17 रियासतों में निसाब को मुतासिर किया है। हिंदुस्तान की 17 रियासतों में जो निसाब चलाए जा रहे हैं उन सबको क्या है मुतासिर किसने किया है? वो एनसीएफ 2005 ने। यानी ये आधार बन गया। एनसीएफ में जो कहा गया है वो 17 रियासतों में भी उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। ठीक, एनसीएफ में पहले बयान किए गए ख्यालात को जहन में रखते हुए तश्कील किया गया है। अब एनसीएफ में जो बातें कही गई है, एनसीएफ 2005 में जो बातें कही गई है वह क्या है, क्या किसको ख्याल में रख के किया गया है कि जो पहले की रिपोर्ट थी, जो पहले के कमीशंस थे, जो पहले की कमेटियां थीं, उनमें जो बातें कही गई थी, जो ख्यालात को जो जाहिर किए गए थे, उन सबको जहन में रख के इसकी तश्कील की गई है। अब देखिए यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है कि कौमी दरसियाती खाका कब 2005 के उसूल, जो कौमी दरसियाती खाका है इसके क्या है कि इस उमूमी तौर पर 5 उसूल बताए जाते हैं। कितने उसूल? 5 उसूल बताए जाते हैं। जो उसूल क्या है इस तरीके से, पहला जो उसूल है कि रटने के अमल को तजर्बाती इक्तिसाबी अमल में तब्दील किया जाए। अब क्या है कौमी दरसियाती खाका के जो उसूलों में पहला उसूल है क्या है रोट लर्निंग को ख़त्म किया जाए और उसकी जगह क्या लाया जाए तजर्बाती इक्तिसाबी अमल यानी एक्टिव बेस्ड लर्निंग लाया जाए और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का चलन क्या है हमारे स्कूलों में किया जाए। तो वही बताने की कोशिश ये इस वाले पॉइंट में किया जाए कि रोट लर्निंग को ख़त्म करके हम क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपने स्कूलों में लाई जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा उसूल है कि इक्तिसाबी अमल को स्कूली ज़िंदगी के साथ साथ तलबा की तमाम कारकर्दगियों और उनके हकीकी ज़िंदगी से जोड़ा जाए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह स्कूल के साथ साथ जो उनकी हकीकी ज़िंदगी है और जो उनकी तमाम तर कारकर्दगी है उनको क्या है कि हकीकी ज़िंदगी से जोड़ा जाए। जो स्कूल में सीखें उनको समाज में क्या करें उसका इस्तेमाल करें, जो समाज में सीखें उनका स्कूलों में उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से क्या है कि इक्तिसाबी अमल को स्कूली ज़िंदगी के साथ साथ तलबा की तमाम कारकर्दगियों और उनकी हकीकी ज़िंदगी से जोड़ा जाए। जो उनकी तमाम तरकार कर देंगे, जैसे समाजी जीवन हो गया, समाजी ज़िंदगी हो गई, फिर उसके बाद पारिवारिक जीवन हो गया, ज़िंदगी हो गई। तो इन सबसे क्या है जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनको क्या है कि इन हकीकी ज़िंदगी से जोड़ा जाए। तीसरे उसूल में कहा जा रहा है कि स्कूल में इम्तिहानात को और लचकदार बनाया जाए और तय्युन क़द्र के पहलू में तलबा के तमाम कारकर्दगियों को शामिल किया जाए। अब ये वाला जो पॉइंट है वह इम्तिहानात से मुताल्लिक है कि जो स्कूलों में इम्तिहानात लिए जाते हैं उनको और क्या फ्लेक्सिबल बनाया जाए, लचकदार बनाया जाए।
और जो तयन क़द्र किए जाते हैं वह क्या है कि तलबा के तमाम कारकर्दगियों को शामिल किया जाए। केवल हम लोग क्या है उसको रिटिन स्केल या रीडिंग स्केल या उनके किसी भी एक खुसूसियत को क्या है उसका तयन क़द्र ना करके, बल्कि उनके क्या है हमाजहत का करें, यानी उनका ऑलराउंड करें। उसमें क्या है कॉग्निटिव डोमेन को भी शामिल किया जाए, इफेक्टिव डोमेन को भी शामिल किया जाए और साइकोमोटर डोमेन को भी शामिल किया जाए। यानी एक इम्तिहान से मुताल्लिक़ क्या है कि वो उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व और उसकी पर्सनालिटी और उनकी शख्सियत का तयन क़द्र किया जाए, वही बात कही जा रही है। ठीक, अगले उसूल में कहा जा रहा है कि निसाब की तदवीन इस तरह होगी कि इसमें दरसी कुतुब के अलावा ज़िंदगी के तमाम पहलू शामिल हों। अब जो स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाए, जो निसाब पढ़ाए जाए, जब उसके निर्माण की बात हो, उसके तदवीन की बात हो, तो वह किस तरीके के होने चाहिए कि वो जो दरसी किताब में जो असबाक हों, वो असबाक ऐसे हों कि जिससे क्या है कि बच्चे के तमाम पहलू शामिल हो, ज़िंदगी के तमाम पहलू को उसमें शामिल किया जाए। यानी उस असबाक में उसके अनुभव को भी शामिल किया जाए, समाजी ज़िंदगी को भी शामिल किया जाए, पारिवारिक ज़िंदगी को भी शामिल किया जाए। इस तरीके के असबाब को शामिल किया जाए जिससे कि क्या है कि इस तरीके का इल्म हासिल करे कि उसका इस्तेमाल क्या है अपने हकीकी ज़िंदगी में कर सके। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि तलबा के अंदर जमहूरी नज़रिया कायम किया जाए जिससे वह मुल्क मिलजुल कर काम को अंजाम तक पहुँचाएँ। पाँचवें उसूल में कहा जा रहा है कि तलबा के अंदर डेमोक्रेसी का नज़रिया विकसित किया जाए जिससे कि वह आपसी तालमेल, आपसी भाईचारगी, आपसी मेल जोल करके वह क्या है किसी भी हदफ को, किसी भी मकासद को की तकमील करे। ठीक, फिर अगला जो कहा जा रहा है कि क्या है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 ने कुछ सिफारिशात बयान की जिसमें शामिल है, कौन कौन से शामिल है उस पर अब बात होगी कि कौमी दरसियाती खाका ने जो सिफारिश दी थी वह कौन कौन सी थी। तो पहला क्या है, सीखने को एक खुशगवार तजर्बा बनाने के लिए बग़ैर बोझ के सीखना और इम्तिहान को निसाबी कुतुब से दूर रख के बच्चों के लिए एक बुनियाद बनाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कि सिफारिश की थी कौमी दरसियाती खाका ने कि जो सीखने का माहौल है उसको खुशगवार बनाया जाए और उसमें क्या है कि बच्चों का एक्सपीरियंस भी शामिल किया जाए और साथ साथ इस तरीके की तालीम दिया जाए कि वह बगैर बोझ के हो, क्या है बगैर बोझ, उसको किसी भी तरीके से तनाव न हो, तनाव मुक्त हो। और इम्तिहान में जो निसाबी कुतुब इम्तिहान जो लिया जाता है वह निसाबी कुतुब से दूर रख कर बच्चों के लिए एक बुनियाद बनाया जाए जिससे कि क्या है जहनी तनाव को दूर किया जाए। अब जो इम्तिहान बच्चों के लिया जाए वह निसाबी कुतुब पर ही केवल मबनी न हो, बल्कि उनके क्या है जिस तरीके से भी वह इम्तिहान देना चाहें उनका इम्तिहान लिया जाए जिससे कि क्या है कि वो अपने स्ट्रेस या तनाव से भी दूर रहेंगे। इससे निसाब की डिज़ाइन में बड़ी तब्दीलियाँ आई और जो ये सिफारिश दी थी क्या है कि इम्तिहानात लचकदार बनाया जाए और तनाव मुक्त बनाया जाए, तो इससे क्या है निसाब की डिज़ाइन में बहुत तब्दीलियाँ भी आई। जैसे कि क्या है CCE को लागू कर दिया गया पूरी तरीके से, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम क्या जामे और मुसलसल तयन क़द्र के नाम से जानते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाई जाएगी। क्या है कि अब इसको लागू कर दिया गया कि बच्चों का क्या एक टाइम लिमिट में, एक समय अवधि में इम्तिहान न लेकर, यानी सालाना इम्तिहान न लिया जाए, छमाही इम्तिहान न लिया जाए या यूनिट वाइज इम्तिहान न लिया जाए, बल्कि क्या है कि दौरान तदरीस ही मुख्तलिफ़ तरीके को अंजाम देकर उनके इम्तिहानात लिए जाए, उनका तयन क़द्र लिया जाए। ठीक, फिर अगली जो सिफारिश दी थी वह ये थी कि तलबा में ख़ुद मुख्तारी, वक़ार का एहसास पैदा करना जो समाजी ताल्लुकात की बुनियाद होगा। यानी उनको क्या है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाना जिससे कि वह एहसास पैदा हो कि वह समाज में भी उसका कुछ वजूद है और मुआशरे में अदम तशद्दुद और इत्तेहाद का एहसास पैदा करेगा। जब उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी, जब वह सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा, तो इससे जाहिर सी बात है कि क्या मुआशरे में अदम तशद्दुद होगा, लोग उसका एहतराम करेंगे, वो लोगों का एहतराम करेगा। तो इस तरीके की क्या है कि NCF 2005 ने सिफारिश की थी। फिर अगली जो सिफारिश की थी कि बच्चों पर मरकूज़ नुक्ते नज़र तैयार किया जाए। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या है कि इन्होंने जो शिक्षा या तालीम को क्या है कि उस्ताद मरकूज़ से हटाकर तिफ़्ल मरकूज़ कर दिया था और फिर साथ साथ 14 साल की उम्र तक आलमगीर इंदिराज
जिसको क्या यूनिवर्सल इनरोलमेंट और आलमगीर बरकरार रखने को फ़रोग दिया था, जिसको हम क्या है आलमगीर बरकरार को यूनिवर्सल रिटेंशन। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, उम्र के जो बच्चे हैं, वो क्या है आलमगीर इंदिराज, उनका क्या है कि किसी न किसी स्कूलों में क्या है आलमी सतह पर कि किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, न भाषा के अकॉर्डिंग, न उसके लैंग्वेज के, न उसके समाज के अकॉर्डिंग, न उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, न उसके धर्म के अकॉर्डिंग, न उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, किसी भी तरीके की भेदभाव न करके, तासुब न करके उनका क्या है कि यूनिवर्सल इनरोलमेंट किसी न किसी स्कूलों में उनका प्रवेश या उनका इंदराज किया जाए, उनका पंजीयनकरण किया जाए। ठीक। और आलमगीर बरकरार का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लें, प्रवेश ले लें, उनका इनरोलमेंट किसी स्कूलों में हो जाए, तो वह क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वह बीच ही में अपनी शिक्षा तालीम को छोड़कर वह क्या है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि बाल विवाह भी है, फिर उसके बाद गरीबी भी है, फिर खदानों में काम करना भी है, फिर होटलों में काम करना भी है, फिर क्या है कि अपने परिवार का अकेला रहना भी है। तो ये सारे के सारे वजूहत हैं कि क्या है बच्चे बीच में अपनी शिक्षा या तालीम छोड़ देते हैं, जिससे कि ड्रॉप आउट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या उसको बरकरार रखा जाए, क्या है कब तक, जब तक कि वो 14 साल का ना हो जाए और वो 1 से लेके 8 तक की शिक्षा को मुकम्मल न कर ले। तो वही बताने का कोशिश यहाँ पे इस वाले पॉइंट में की जा रही है कि बच्चों को क्या है बच्चों पर मरकूज़ नुक्ता नज़र तैयार किया जाए, यानी उस्ताद मरकूज़ तालीम हट कर क्या है तिफ़्ल मरकूज़ होनी चाहिए। और जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, उनका क्या है बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी भेदभाव के उनका इनरोलमेंट किया जाए स्कूलों में। और जब वह इनरोलमेंट हो जाए तो उनको बाकी भी रखा जाए, रोके भी रखा जाए, कहाँ स्कूलों में किसी भी तरीके से। जैसे कि क्या है कि जो मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है कि दोपहर का भोजन जो बच्चों को दिया जाता है, वह क्या है कि उसका तरीका यही है कि बच्चे स्कूल में आएंगे खाने ही की नीयत से, जब वह आएंगे तो वह पढ़ेंगे, और साथ साथ जो स्कूलों में प्ले वे मेथड वगैरह का जो यूज़ किया जा रहा है, बच्चों को खेल खेल के ज़रिए सिखाया जा रहा है कि बच्चों को क्या है कि बोरियत न हो, और साथ साथ वो अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक, वही बताने की कोशिश की गई। निसाब का मकसद तलबा में इत्तेहाद, जमहूरियत और इत्तेहाद के जज्बे को तक़वियत देना और नई नस्ल को इस काबिल बनाना कि वह हमारी कौमी शनाख्त का अज़ सर नौ जायज़ा ले सके। ये भी सिफारिश की थी कि जो स्कूलों में जो निसाब चलाए जाए, बिलखुसूस जब निसाब की तदवीन किए जाए, तो उसका मकसद क्या होना चाहिए कि इत्तेहाद होना चाहिए, जमहूरियत होना चाहिए, इत्तेहाद के जज्बे को फ़रोग देना होना चाहिए, और जो नई नस्ल के लोग हैं उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि हमारी जो कौमी शनाख्त है तो उसको क्या है उसका जायज़ा ले सके। अगली जो सिफारिश की थी कि समाज के लिहाज से कौमी दरसियाती खाका ने समाजी उलूम को समाजी साइंस की तरह पढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें मज़हब, ज़ात पात, जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज़ न हो। अब देखिए NCF 2005 ने जो समाजी उलूम की तालीम देने की बात की है तो इस तरीके से की गई है कि जिस तरीके से हम समाजी सोशल साइंस पढ़ाते हैं, जो हम साइंस पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हमारा समाजी उलूम भी हो। और ये किस तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे कि मज़हब, ज़ात पात, जिन्स की बुनियाद पर किसी भी तरीके का इम्तियाज़ या तफरीक न हो। ठीक, अब यहाँ से जो बातें शुरू हो रही है कि वह क्या है कि मकासद की तकमील के लिए, यानी जो सिफारिश दी थी उसकी तकमील के लिए कुछ अहम सिफारिशात बयान किए, जिसमें शामिल है। अब उन सिफारिशात को मुकम्मल करने के लिए, तकमील करने के लिए जो सिफारिश दी थी, जो तरीका बताया था, वो यहाँ से शुरू है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, मुल्क में से लसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला को फ़रोग दिया जाए। 3 लैंग्वेज फार्मूला से मुतालिक आप लोगों को एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको क्या है देख लें। ठीक, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, क्या प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लो, उसमें डिटेल के साथ क्या है लसानी फार्मूले से मुतालिक हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ पे क्या है मुख्तसरन हम बात कर लेते हैं कि 3 ज़बानों के फार्मूले के निज़ाम की पैरवी की जाएगी। क्या NCF 2005 में ये कहा गया है कि जो 3 ज़बान वाले जो फार्मूले उनकी पैरवी की जाएगी, और इसको क्या है इबलाग का ज़रिया घरेलू ज़बान होना चाहिए, जो क्या कम्युनिकेशन का जो ज़रिया होना चाहिए वो क्या कौन सी ज़बान होनी चाहिए, वो घरेलू ज़बान होनी चाहिए। और पढ़ाई जाने वाली पहली ज़बान मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होनी चाहिए।
और जो स्कूलों में जो पढ़ाई जाने वाली जो पहली ज़बान होगी वो क्या है, मादरी या इलाकाई ज़बान होनी चाहिए। दूसरी ज़बान हिंदी, दूसरी ज़बान कौन सी होगी, यहाँ पर से लसानी है ना, तो पहली ज़बान क्या है, मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होगी। और जो दूसरी ज़बान होगी वह क्या है, हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान कोई और दूसरी जदीद हिंदुस्तानी ज़बान या अंग्रेज़ी होगी। उन इलाकों में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पे जो दूसरी ज़बान होगी हिंदी के अलावा जो जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें या तो अंग्रेज़ी होगी, ये क्या है, ये दूसरी ज़बानें होगी। और जो गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में उर्दू ज़बान दूसरी ज़बान क्या होगी, हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। और इन इलाकों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती तो उस जगह पे जो दूसरी ज़बान होगी वह हिंदी होगी या अंग्रेज़ी होगी। ठीक, जैसे तमिलनाडु अगर उठा लिया जाए तो वहाँ पे जो दूसरी ज़बान होगी वो कौन सी होगी, वह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। और तीसरी ज़बान जो होगी हिंदी बोलने वाली रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी या जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी। और जिसका दूसरी ज़बान के तौर पर मुताला नहीं किया गया है। और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी या एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी जिसका मुताला नहीं किया गया। बस कहने का मतलब ये है, खुलासतन ये समझ लीजिए कि क्या तीन ज़बानों के बारे में NCF 2005 ने कहा है। पहली ज़बान उसकी मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होगी। दूसरी ज़बान अब यहाँ पे कैटेगराइज्ड इस तरीके से किया गया है कि दूसरी ज़बान उन इलाकों में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, दूसरी ज़बान तो हिंदी होएगी तो दूसरी हिंदी होगी, या उन इलाकों में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो वो मान के चलिए उनकी मादरी ज़बान हो गई हिंदी या इलाकाई ज़बान होगी, तो दूसरी जो ज़बान होगी वो क्या है, जदीद हिंदुस्तानी या अंग्रेज़ी होगी। ठीक, और उन इलाकों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, गैर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे जो दूसरी ज़बान हिंदी या अंग्रेज़ी होगी, जैसे तमिलनाडु वगैरह में। और जो तीसरी ज़बान जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो अंग्रेज़ी होगी या जदीद हिंदुस्तानी होगी। और जहाँ पे हिंदी गैर हिंदीदा है वहाँ पे जो होगी वह क्या है, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी या अंग्रेज़ी होगी। ठीक, और अगला जो तरीका बताया है कि क्या है, किस तरीके से उस हदफ की तकमील किया जाए, वह क्या है, कंप्यूटर और जदीद साइंटिफिक तरीक़ों को दर्स व तदरीस में शामिल किया जाए। कि जितने भी सिफारिशात ऊपर बताए जा चुके हैं उनको तकमील के लिए क्या है कि हमारे दर्स व तदरीस में कंप्यूटर को भी शामिल किया जाए और जदीद साइंटिफिक तरीक़ों को भी जगह दी जाए। और तदरीसी उसूल ठोस से मुजर्रद और मालूम से नामालूम की तरफ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जब हम दर्स व तदरीस में क्या है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ और क्या है ज्ञान से अज्ञान की तरफ किस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा तो वह क्या है, वह प्रभावी भी होगी और मुअस्सर भी होगी। ठीक, फिर अगला जो तरीका बताया जा रहा है कि वह सिफारिश जो दी थी कि जिससे हदफ की तकमील होगी, वह क्या, तलबा के अंदर समाजी ज़ावियों, तनक़ीदी नुक्ते नज़र, तामीरी नज़रिया, मसाइल को ख़ुद हल करने और मुस्तक़बिल का शहरी बनाने के लिए समाजी उलूम के मज़ामीन शामिल किए जाएँ। अब देखिए कि तलबा के अंदर समाजी ज़ाविया तनक़ीदी नुक्ते नज़र जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और क्या है कि ये भी क्या है कि सृजनात्मक क्षमता या सृजनात्मक दृष्टिकोण और मसाइल को ख़ुद हल करने और मुस्तक़बिल का शहरी बनाने के लिए समाजी उलूम को शामिल किया जाए। कहने का मतलब यह है कि हमारे दर्स व तदरीस में समाजी उलूम को भी शामिल किया जाए। तारीख़, जोग्राफिया, समाजी मुताला, माशियात, सियासी साइंस, नफ्सियात, इल्म बशरियात, इल्म शहरियत, कल्चर और सकाफ़त वगैरह के मज़ामीन शामिल किए जाएँ जिनका मकसद तलबा के अंदर दर्जा झेल तब्दीलियाँ लाना होगा। अब समाजी उलूम को क्या है क्यों शामिल किया जाए, अब उसके मकसद यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि पहला जो मकसद है, तलबा और तालबात को समाजी उलूम के ज़रिए अपने इलाके की ज़मीनी सतह पर रहने वाले आम लोगों की जानकारी और समझ फराहम करना ताकि तलबा माशरे से हमांग हो सके। समाजी उलूम क्यों पढ़ाया जाए, उसका मकसद ही यही होगा कि जो हमारे आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी होगी और उनकी समझ होगी और साथ साथ हमारे मुआशरे से भी हमांग होंगे। दूसरा जो मकसद होगा कि तलबा को समाजी उलूम के ज़रिए अपने इलाकाई, सूबाई, मुल्की और बैरूनी मुल्की का इल्म फराहम होगा। यानी समाजी उलूम के ज़रिए और क्या किसका इल्म होगा कि इलाका का इल्म होगा, सूबा का इल्म होगा, मुल्क का होगा और साथ साथ बैरून मुल्क यानी इंटरनेशनल का भी इल्म होगा और उनसे रब्त सिखाना।
किस तरीके से अपने इलाके से रब्त किया जाए, सूबा से रब्त किया जाए, मुल्क से रब्त बनाया जाए और बैरून मुल्क से रब्त बनाया जाए, उस तरह क्या है कि इसकी तफहीम भी बच्चों के अंदर डेवलप्ड होगी, इसका भी फ़रोग होगा। अगला जो मकसद होगा समाजी उलूम को शामिल करने का वह यह है कि तलबा को समाजी उलूम के ज़रिए माजी से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करना। हमारे जो जैसे समाजी उलूम में हम इतिहास को पढ़ाते हैं, तारीख़ को पढ़ाते हैं, ताकि हम अपने माजी से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम कर सकें और दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में हो रही तरक्की से रोशनास कराना। समाजी उलूम के अंतर्गत हम क्या है कि इन सब के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि क्या माजी का इल्म हो और साथ साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्ते में जो तरक्कियाँ हो रही हैं उनसे अवगत हो सकते हैं, उससे रोशनास हो सकते हैं। किससे? समाजी उलूम से, सोशल साइंस से। चौथा जो हदफ बताया गया था वह क्या है कि तलबा को समाजी उलूम के ज़रिए मुल्क के समाजी, सियासी, माशी हालात के हरकियाती माहौल से रोशनास करवाना, ताकि वो उन अवामिल को समझ सके जो हमारे समाज, जो हमारे हिंदुस्तान के या जो हमारी दुनिया के जो समाजी हालत है, जो सियासी हालत है, जो माशी हालत हैं और जो माहौल है, उनसे रोशनास कराया जाए और उन अवामिल को समझ सकेंगे। ठीक, किससे? समाजी उलूम के ज़रिए। और फिर जो अगला बताया जा रहा है कि ये हदफ नहीं है, अब ये समाजी उलूम को शामिल करने का मकसद यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या है कि उन सिफारिशात को जो तकमील करने के लिए जो दूसरा तरीका है वो क्या है, कौमी दरसियाती खाका ने इसके साथ ही साथ रियाजी, कुदरती साइंस के मज़ामीन, आर्ट के मज़ामीन, सेहत की तालीम और अमन की तालीम फ़राहम करने पर ज़ोर दिया है, जिससे मुल्क में मुस्तकबिल के शहरी तैयार किए जाएँ और तालीम का मकसद हासिल किया जाए। ये भी क्या है कि हम अपने सिलेबस में, निसाब में क्या है, रियाजी, कुदरती साइंस के मज़ामीन, आर्ट के मज़ामीन, सेहत की तालीम और अमन की तालीम क्या है भी शामिल किए जाए, जिससे कि क्या है कि एक बच्चा क्या है अच्छा शहरी बन सकेगा और साथ साथ जो तालीम का मकसद है उसको भी हासिल करेगा। ठीक, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की गई है कि जो हमारे NCF 2005 का बुनियादी मकसद 14 साल की उम्र तक सबको तालीम फ़राहम करना था। अब देखिए, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात तो बहुत पहले से की जा रही है, वो वर्धा स्कीम से भी इसकी बात की जा रही है, लेकिन राइट टू एजुकेशन 2010 में इसको क्या कानूनी मोहर लग गई थी। लेकिन इसमें भी ये बात कही गई थी कि तालीम किसको 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है तालीम फ़राहम करना, इसके साथ साथ तालीम को दबाव से पाक रखना, दबाव से पाक, उसको किसी भी तरीके से कोई भी बाउंडेशन ना हो कि किस तरीके से वह तालीम हासिल करना चाहता है, कौन सी तालीम हासिल करना चाहे। इसके मुताबिक मुल्क में तालीम ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को खुद इन्हिसार बनाए, यानी उसको खुद इन्हिसार मतलब क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस बताए और आत्मनिर्भर बनाए और मुआशरे में इत्तेहाद पैदा करे, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है। इसका बुनियादी फोकस सीखने को रोट लर्निंग से दूर करना, इल्म को ज़िंदगी से जोड़ना और निसाबी कुतुब से आगे बढ़कर निसाब को तक़वियत देना। जैसे अब उसको निचोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारी शिक्षा होगी, वह जैसे क्या है कि उसका बुनियादी फोकस किसका, NCF 2005 का जो बुनियादी फोकस होगा, जो जोर देगा, वो क्या, रोट लर्निंग को ख़त्म करना, इल्म को ज़िंदगी से जोड़ना और निसाबी कुतुब से आगे बढ़कर निसाब को तक़वियत देना। हम केवल किताबी इल्म हासिल न करें, बल्कि क्या है दुनियावी और समाजी और साथ साथ हम पारिवारिक ज़िंदगी पर मुनहसिर भी इल्म हासिल करें। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों का सेशन ख़त्म होता है। अब कुछ 2-4 प्रश्न है जो कि NCF 2005 पर मुनासिर है। चलिए उसको देखकर अपने आप का मुहासबा करते हैं कि कितना हम लोगों को समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि NCF 2005 के मुताबिक मुंदरजा झेल में से कौन सी बड़ी तब्दीलियां नहीं है। अब NCF 2005 ने जो भी तब्दीलियां की है उनमें से कौन कौन सी ऐसी है जो इसमें नहीं है। पहला क्या, तदरीस का उस्ताद के मरकूज़ से तलबा मरकूज़ तक, ये तो बिल्कुल सही है कि NCF 2005 ने इस बात पर जोर दिया है कि तालीम को क्या उस्ताद मरकूज़ से हटाकर क्या है तलबा मरकूज़ किया जाए, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा जा रहा है सीखने वाले की खुद मुख्तारी, यानी जो लर्नर है, जो तलबा है, उनकी खुद मुख्तारी के साथ उस्ताद की तक, कि जो सीखने वाले हैं उनको खुद मुख्तारी से तलबा उस्ताद मुख्तारी तक बनाया जाए, तो ये गलत है। यानी क्या है कि बच्चों को क्या है खुद मुख्तार बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये बात कहेगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाए। चलिए अगला भी देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है
कि सीखने में गैर फ़ाल से फ़ाल की तरफ। अब देखिए जो लर्निंग का जो इन्वायरमेंट होगा उसमें क्या है कि बच्चे एक्टिव रोल अदा करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिव रोल अदा करेंगे। तो यहाँ पे उल्टा कहा जा रहा है कि गैर फ़ाल से फ़ाल की तरफ, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लासरूम की चार दीवारियों के अंदर सीखने से लेकर वसीतर समाजी तनाजुर में सीखने तक, ये भी ऑप्शन सही है कि चार दीवारियों से हटकर हमें समाजी तनाजुर में भी सीखना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, तब्दीलियाँ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 तजवीज़ करता है कि तदरीस को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। किसको? क्लासरूम सीखने को स्कूल से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, सही है। निसाबी कुतुब में दी गई तमाम साइंसी इस्तिलाहात को याद हिफ्ज़ करना, गलत हो जाएगा, क्यों? रोट लर्निंग के ख़िलाफ़ है ये, ठीक। निसाबी किताब की मशकों में दिए गए तमाम सवालात के जवाब दें, ये भी गलत हो जाएगा। वो क्या है कि निसाबी कुतुब से हटकर बात करता है। इम्तिहानात में तलबा की कारकर्दगियों को बेहतर बनाना, हम केवल इम्तिहानात के ज़रिए तलबा की कारकर्दगियों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, ये NCF 2005 ने कहा है। तो यहाँ पे अहमियत किसको दी जा रही है? वह क्लासरूम में सीखने को, जो क्लासरूम में बच्चा सीखता है उनको क्या स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, इस पर यह तजवीज़ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 के मुताबिक उस्ताद का किरदार क्या है? एक लीडर है, तशखीस करने वाला है यानी इवेलुएशन करने वाला है, सहूलतकार है, या मंदरजा बाला। तो NCF 2005 ने जो सिफारिश दी है कि हमारा इस उस्ताद कैसा होना चाहिए, एक उस्ताद कैसा होना चाहिए, वह क्या है? फैसिलिटेटर है। क्या है? एक फैसिलिटेटर, एक सुविधा देने वाला आदमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है कि सिफर निसाब ज़ीरो करिकुलम क्या है? ज़ीरो करिकुलम क्या है? वह निसाब जिसके मकासद सिफर हों, वह निसाब जो तालिब इल्म नहीं सीखते, वह निसाब जो मवाद तदरीस को इस्तेमाल नहीं करते, या वो निसाब जो असातिज़ा नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज़ीरो निसाब उसको कहा जाता है कि जो असातिज़ा नहीं पढ़ाते हैं। बहुत से कंटेंट, बहुत से मवाद ऐसे होते हैं कि क्लासरूम में या दर्स व तदरीस के दौरान उस्ताद उसको छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, वह हमारे जीवन में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इस वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वह क्या है कि वह यहाँ पे सिफर निसाब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिफर निसाब या ज़ीरो करिकुलम कहलाते हैं, जिसको हम नल करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। तो वह निसाब कौन सा होता है? जो इस असातिज़ा क्लासरूम में जिसको नहीं पढ़ाते वो क्या है? वह सिफर निसाब होते हैं, ठीक। यहाँ पे सेशन हम लोगों का ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा और आज आप लोगों को एक नया इल्म हासिल हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग प्ले लिस्ट के ज़रिए आप अपने सीटेट की तैयारी में जी जान से लगे रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।